हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ BBMKU सेमेस्टर 1 सेशन 2023 टू 27 जिनका भी माइनर पेपर 1 यानी माइनर पेपर जिनका भी हिस्ट्री है उनके लिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये रहा हमारा BBMKU का माइनर हिस्ट्री का सिलेबस सेमेस्टर 1 का। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने यूनिट्स हमें पढ़ने हैं। ये देखिए हमें टोटल इसमें देखिए 1 यूनिट पढ़ने, इसमें 5 टॉपिक्स है ना। यूनिट 1 में 5 टॉपिक्स है और भी देखिए यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो यहाँ पे टोटल आपको दिख रहा होगा कि 4 यूनिट्स पढ़ने। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स है ना। ये टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे हम प्री हिस्ट्री में, जिसमें पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज के बारे में, और सोर्सेस एंड अप्रोचेस ऑफ एंसाइंट इंडियन हिस्ट्री। और टॉपिक 3 जो हमारा है प्रोटो हिस्ट्री यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है ना। कि फ्रेंड्स, यूनिट 1 का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारत काल, जिसमें हमें पढ़ना है प्राचीन भारत काल के चरणों को, जिसमें है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है ना। तो देखिए प्राचीन भारत काल यानी प्री हिस्टोरी वो क्या है। देखिए सभ्यता और लेखन से पहले के समय की अवधि को प्राचीन भारत इतिहास या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक का तात्पर्य मानव सभ्यता के विकसित होने और चीज़ों को लिखना शुरू करने से पहले समय से है। यानी प्राचीन भारत काल किसे कहते हैं? वो समय यानी चीज़ों को लिखना शुरू करने से जो पहले का समय है, यानी जिसका लिखित प्रमाण नहीं मौजूद है ना। जब इंसान ने लिखना स्टार्ट नहीं किया था या मानव सभ्यता विकास नहीं हुआ था, उससे पहले का जो समय है ना, वही प्राचीन भारत काल कहलाता है। ठीक है, और प्राचीन भारत यानी प्राचीन इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड, फिर मध्य पाषाण काल यानी मीसोलिथिक पीरियड, और नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल कब से कब तक था? 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो था पूरा पाषाण काल, और 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक का समय मध्य पाषाण काल में आता है, और 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व का जो समय है वो नव पाषाण काल में आता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके इनको जान लेते हैं ये क्या होते हैं। तो ये देखिए पूरा पाषाण युग, ठीक है, यानी पूरा पाषाण जो काल है। तो पूरा पाषाण शब्द ग्रीक शब्द पैलियो से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक। तो पैलियो ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है पुराना, और का अर्थ होता है पत्थर, यानी ये पूरा पाषाण युग बना इससे, यानी पुराना पत्थर का युग इसे कहा जाता है। ठीक है, इसलिए पूरा पाषाण युग का शब्द तात्पर्य पुराने पाषाण युग से है। भारत की पुरानी पाषाण युग या पूरा पाषाण संस्कृति का विकास उस युग में हुआ था जब पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी और मौसम इतना ठंडा था कि मानव या पौधे का जीवन जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन उस कटिबंधीय क्षेत्र है ना, जहाँ पे बर्फ पिघलती थी, सिर्फ वहीं पे मनुष्य रहा करते थे। ठीक है, और देखिए पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं, जो इस समय जो भारतीय लोग थे वो खुली हवा, अब देखिए पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, यानी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है पैलियोलिथिक पीरियड का, वो देखिए भारतीय लोग इस समय खुली हवा, नदियों, गुफाओं, घाटियों और चट्टानी आश्रयों में रहते थे। वे भोजन इकट्ठा करने वाले थे, जंगली फल और सब्जियां खाते थे और शिकार करके अपना गुजारा करते थे। उन्हें खेती का कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, यानी उस समय खाकर अपना गुजारा करते थे क्योंकि उन्हें खेती का ज्ञान नहीं था। ठीक है, पूरा पाषाण युग में चित्रकला के रूप में कला साक्ष्य अभी भी मिलते हैं। ठीक है, भारत में पूरा पाषाण कालीन पुरुषों को क्वार्टाइज्ड पुरुष कहा जाता है क्योंकि पत्थर के उपकरण क्वार्टाइज नामक कठोर चट्टान से बने होते थे। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल के मनुष्य थे ना, उन्हें क्वार्टाइज मनुष्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो औजार थे वो पत्थर से बने होते थे, और उस पत्थर का नाम क्या था? क्वार्टाइज्ड पत्थर। ठीक है, इसलिए उन्हें क्वार्टाइज्ड पुरुष कहा जाता था। अब देखिए पूरा पाषाण स्थलों का वितरण एवं विभाजन, यानी पूरा पाषाण स्थल किस किस भागों में बटे हुए थे हमारे देश के। ठीक है, तो पूरा पाषाण स्थलों के भौगोलिक वितरण से पता चलता है कि ये संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। ठीक है, देखिए उत्तर में फिर कश्मीर घाटी में रावलपिंडी,
जो कि अब पाकिस्तान में है। फिर सोहन घाटी में पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि पूरा पाषाण काल स्थल ये थे। ठीक है, और राजस्थान की बात करें तो लूनी नदी के किनारे स्थलों पर पूरा पाषाणकालीन उपकरण पाए गए हैं। पश्चिमी भारत में गुजरात में साबरमती, माही और उनकी सहायक नदियों के स्थलों से पूरा पाषाणकालीन उपकरण खोजे गए थे। महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थल गोदावरी की सहायक नदी नेवासा और ताप्ती नदी प्रणाली में पाटने, यानी कि यहाँ ये सब जगह जो वो वहाँ पर पूरा पाषाण स्थल का विभाजन हुआ है, यानी वहाँ पूरा पाषाण स्थल फैला हुआ था। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक स्थान, ठीक है, जो कि भोपाल के पास है वहाँ, और होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ में चट्टान आश्रयों से पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के उपकरण मिले हैं। फिर उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी सबसे प्रमुख स्थल है पूरा पाषाण काल का। यह पूरा पाषाण काल से लगातार क्षेत्र पर मानव कब्जे को दर्शाता है, यानी इन जगहों पर पूरा पाषाण काल में मानव रहा करते थे, तभी तो वहाँ पर हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो देखिए मध्य पाषाण काल क्या होता है। मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो मेसोलिथिक पीरियड क्या है, देखिए तो मेसोलिथिक पीरियड जो है वो ग्रीक शब्दों से बना है, मीजो और लिथिक से मिलकर। ठीक है, तो मेजो का अर्थ होता है मध्य और लिथिक का मतलब होता है पत्थर, तो जो मध्य पाषाण काल इसे कहा जाता है। ठीक है, और मेसोलिथिक और नियोलिथिक दोनों चरण हीलोसिन युग है। ठीक है, तो देखिए जो मध्य पाषाण काल और जो नवपाषाण काल है, ये दोनों को हम लोग होलोसीन युग कहते हैं, क्योंकि इस युग में तापमान की वृद्धि हुई थी। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा कि पूर्व पाषाण काल में क्या पूरी जो पृथ्वी थी वो बर्फ से ढकी हुई थी, तापमान बहुत कम था, लेकिन जो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में जो है तापमान की वृद्धि हुई थी, जलवायु गर्म हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बर्फ पिघली और वनस्पतियों और जीवों में भी बदलाव आया था। ठीक है, अब देखिए मध्य पाषाण युग की विशेषताएं। ठीक है, तो विशेषताओं में आता है, देखिए इस युग के लोग शुरू में शिकार, मछली पकड़ने और भोजन इकट्ठा करने पर निर्भर थे, लेकिन बाद में उन्होंने जानवरों को पालतू बनाया और पौधों की खेती भी शुरू की। ठीक है, पालतू बनाए जाने वाला पहला जानवर कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, तो इसी समय से यानी मध्य पाषाण काल से ही जो लोग थे वो पशु को पालना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और पहला जो पालतू जानवर कौन बना था, वो कुत्ते का एक पूर्वज। ठीक है, और भेड़ और बकरियों को भी पालतू जानवर ये लोग बनाते थे। और मेसोलिथिक लोग गुफाओं और खुले मैदानों पर कब्जा करने के साथ साथ अर्ध स्थायी बस्तियों में रहते थे। ठीक है, अब देखिए इस युग के विशिष्ट उपकरण लघु पत्थर के उपकरण होते थे, यानी कि इस युग में जो उपकरण होते थे, जो औजार हथियार, वो किससे बने होते थे, पत्थर से बने होते थे। ठीक है, मेसोलिथिक मनुष्य के छोटे जानवरों और पक्षियों का शिकार करने में सक्षम बनाए, तो इन पत्थरों के बने औजार। ठीक है, अब देखिए मध्य पाषाण काल के लोगों ने जानवरों की खाल से बने कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, और मेसोलिथिक लोग कला प्रेमी थे और उन्होंने रॉक कला की शुरुआत की, यानी जो पत्थरों पर जो पेंटिंग होती है उनकी शुरुआत इन्होंने की थी। इन चित्रों की विषय वस्तु अधिकतर जंगली जानवर होते थे, यानी वो पत्थर पर किन चीज़ों को चित्रित करते थे, जंगली जानवर का चित्र हो गया। ठीक है, जिसमें शिकार के दृश्य आते हैं, नृत्य और भोजन संग्रह का भी चित्रण किया जाता था। ये शैल चित्र धार्मिक प्रथाओं के विकास के बारे में जानकारी देते हैं और लिंग के आधार पर श्रम विभाजन भी करते हैं। ठीक है, गंगा के मैदानों पर पहला मानव उपनिवेशी इसी काल में शुरू हुआ था। अब देखिए भारत में प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में बांगोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है, राजस्थान की बांगोर में। तो ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और देखिए और भी है, तिलवाड़ा, पचपदरा बेसिन और सोजत क्षेत्र राजस्थान के कुछ अन्य उल्लेखनीय मध्य पाषाणकालीन स्मारक हैं। फिर मध्य पाषाणकालीन स्थलों में साबरमती नदी के किनारे स्थित गुजरात के अखाज, वलसाना और हीरपुर, लांगगंज आदि शामिल हैं। फिर सराय नाहर राय, मोरहना पहाड़ और लोकाहिया उत्तर प्रदेश के प्रमुख, भीमबेटका, चतुर्भुजनाथ नाला और आदमगढ़, ये सब मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। और देखिए झारखंड में भी मध्य पाषाणकालीन स्थल है। छोटा नागपुर का पठार एक अन्य प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मयूरभंज में क्योंझर और सुंदरगढ़ ओडिशा में प्रसिद्ध मध्य पाषाणकालीन स्थल है। फिर मध्य पाषाणकालीन स्थल दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हो गए मध्य पाषाण काल के।
अब देखिए नवपाषाण काल, ठीक है, यानी नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो नवपाषाण काल कब से कब तक था? 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय था उसे नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबॉक द्वारा किया गया था, ठीक है। यह काल परिवर्तन का काल था। इस दौरान ही मानव ने सबसे पहले कृषि की विविध तरीके से शुरुआत की थी, ठीक है, विधिवत तरीके से शुरुआत की थी। यानी नवपाषाण काल जो है ना, तो इसे परिवर्तन काल कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए ह्यूमन के जीवन में, ठीक है, मानव की हुई थी, ठीक है। इस दौरान मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किया। चाक यानी जो गोल गोल चक्री होता है जिससे मिट्टी का बर्तन बनता है, तो इसी दौरान आविष्कार किया गया था। मनुष्य इस समय घुमक्कड़ जीवन त्याग कर स्थायी जीवन जीने लगा था। इस दौरान मानव चावल, गेहूं, कपास, रागी, कुल्थी आदि फसलें उगाने लगा था, ठीक है। यानी इसी समय में खेती की भी शुरुआत हुई थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय था। और देखिए इस दौरान मनुष्य मुख्यतः छेनी, कुल्हाड़ी, वसूले ये सब उपकरण इस्तेमाल करने लगा था। और देखिए इस दौरान तेजी से हुए परिवर्तनों के कारण मनुष्य का जीवन उपेक्षाकृत काफ़ी आसान हो गया था। यानी जो और मध्य पाषाण काल है उसमें देखने को मिला था हमें कि वो मनुष्य का जीवन थोड़ी कठिनाइयों भरा था क्योंकि यहाँ उसे आगे की आग की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। और बर्तन बनाने के लिए भी उनके पास कोई बर्तन बनाने के लिए भी कोई उपकरण मौजूद नहीं थे, है ना। तो उस ज़माने में थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन नवपाषाण काल में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए और जिसके कारण मनुष्य का जीवन थोड़ा आसान हो गया था, ठीक है। इस दौर तक मनुष्य ने आग की खोज भी सीख लिया था। इसलिए गार्डन चाइल्ड एक इतिहासकार थे जिन्होंने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है। ठीक है, गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे इस काल में। और महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल कौन कौन से देखिए, मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो अब है, फिर चिरांद बिहार में, बुरजम कश्मीर और हल्लूर कर्नाटक आदि शामिल है। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 का वो कंप्लीट होता है ना, जिसमें हमने पढ़ा पूरा पाषाण। यूनिट 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं। उसमें है सोर्सेज एंड अप्रोचेस ऑफ एंसाइंट इंडियन हिस्ट्री। यानी देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 का हमारा सोर्सेस ऑफ इंडियन एंसाइंट हिस्ट्री, ठीक है, यानी भारतीय इतिहास के स्तोत्र, है ना। वैसे सोर्सेस जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चले वो है प्राचीन इतिहास के स्तोत्र, ठीक है। वे कौन कौन से हो सकते हैं? एक गैर साहित्यिक स्त्रोत हो सकते हैं यानी नॉन लिटरेचर, और साहित्यिक स्त्रोत, ठीक है, जिसमें धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्षता साहित्य शामिल है, ठीक है। तो गैर साहित्यिक स्त्रोत में कौन कौन से आते हैं? देखिए गैर साहित्यिक स्त्रोत कौन कौन से हैं? सिक्के हैं, है ना। सिक्के से भी हमें पता चल जाता है कि वो पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा कैसे थे, वो अपने काम करने का तरीका क्या था, या उनसे जो सामान्य प्रजा थी उनका क्या कल्चर थे, ठीक है। तो इस सिक्के देखिए, तो ये देखिए गैर साहित्यिक स्त्रोत में आते हैं सिक्के और पुरातत्व अवशेष, ठीक है। तो सिक्के क्या, यानी जो प्राचीन भारतीय मुद्रा कागज के रूप में नहीं बल्कि सिक्कों के रूप में जारी की जाती थी। भारत में पाए गए शुरुआती सिक्कों में केवल कुछ प्रतीक, चांदी और तांबे से बने सिक्के शामिल थे, लेकिन बाद में सिक्कों में राजाओं, देवताओं, तिथियों आदि के नाम का उल्लेख था, ठीक है। यानी जो पुराने ज़माने के सिक्के थे उनमें वो किससे बने होते थे? चांदी, सोने और तांबे से बने होते थे, और सिक्कों में राजाओं या देवताओं या तिथियों के नाम का उल्लेख था, जिनसे हमें पता चल जाता था कि प्राचीन भारत में कौन कौन से राजा थे, उनका जीवन काल कब से कब तक था, या कौन कौन से देवताओं की वो पूजा करते थे और कौन कौन सी तिथि में ये सब घटना घटी थी, वो सब, ठीक है। तो ये सिक्के गैर साहित्यिक स्तोत्र हैं जिससे हम प्राचीन भारत के बारे में जान सकें, ठीक है। और देखिए जिन क्षेत्रों में वे पाए गए वे उनके प्रचलन के क्षेत्र दर्शाते हैं, है ना। जहाँ सिक्के पाए गए होंगे समझ लीजिए कि वहाँ पर इनका प्रचलन था, और सिक्के विभिन्न राजवंशों के आर्थिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं और उस समय की लिपि, कला, धर्म जैसे विभिन्न मापदंडों पर भी जानकारी प्रदान करते हैं। ये धातुकर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति को समझने के लिए भी मदद करता है, ठीक है। और सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। अब नेक्स्ट हमारा
गैर साहित्यिक स्रोत है पुरातात्विक अवशेष। ठीक है, पुरातात्विक अवशेष क्या है? देखिए, वह विज्ञान जो पुराने टीलों की क्रमिक परतों में व्यवस्थित तरीके से खुदाई से संबंधित है और लोगों के भौतिक जीवन का एक विचार बनाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, यानी पुरातत्व क्या है? कुछ महत्वपूर्ण जगह से जब खुदाई करके कुछ सामान मिलता है ना, तो वो उसे पुरातत्व अवशेष कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई हुई तो वहाँ पे पुराने बर्तन मिले, तो इनसे पता चलता है कि उस ज़माने में कैसे बर्तन लोग इस्तेमाल किया करते थे, या उस ज़माने में कैसे गहने इस्तेमाल होता था। तो जब इनके अवशेष मिलेंगे तभी तो पता चल पाएगा। तो ये हुए पुरातत्व अवशेष। ठीक है, ठीक है, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए, उत्खनन और अन्वेषण के परिणाम स्वरूप प्राप्त सामग्री के अवशेषों की विभिन्न प्रकार की जांच की जाती है। इनकी तिथियां रेडियो कार्बन डेंटी के अनुसार तय की जाती है। उदाहरण के लिए हड़प्पा काल से संबंधित उत्खनन स्थल हमें उस युग में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में जानने में मदद करते हैं, है ना। देखिए, जब कोई भी अवशेष मिलता है, यानी कोई सामान मिलता है खुदाई के दौरान, तो एक रेडियो कार्बन डेंटिंग एक तकनीक होती है जिसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि वो सामान कितनी पुरानी है। तो इससे हमें जानने में मदद मिलेगी कि वो सामान कितना पुराना है और उस ज़माने में वो लोग इस सामान का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा स्तोत्र है साहित्यिक, वो है शिलालेख। ठीक है, शिलालेख प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन एवं व्याख्या को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो पत्थर जैसे कठोर सतहों और तांबे जैसे धातुओं पर उकेरे गए लेख जो आमतौर पर कुछ उपलब्धियों, विचारों, शाही आदेशों और निर्णयों को दर्ज करते हैं। ठीक है, यानी पत्थर पर उकेरा गया उल्लेख है ना, मतलब पत्थर पर मान लीजिए कुछ लिखा हो, वे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे शाही मतलब राजाओं ने कुछ आदेश दिया हो तो वो लिखा हो सकता है। ठीक है, कुछ विचार लिखा हो सकता है, कुछ उपलब्धियाँ, यानी कुछ युद्ध हुए हो तो किसी राजा ने जीता हो तो वो लिखा हो सकता है, तो कुछ भी लिखा हो सकता है। तो इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है पुराने ज़माने के बारे में। ठीक है, तो ये भी हमारा साहित्यिक स्तोत्र है एक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो गैर साहित्यिक स्तोत्र है वो है विदेशी वृत्तांत, यानी फॉरेन अकाउंट जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये क्या है? स्वदेशी साहित्य को विदेशी वृत्तांतों द्वारा पूरक किया जाता है। देखिए, स्वदेशी विदेशी वृत्तांत क्या है? भारत में यूनानी, चीनी और रोमन पर्यटक या तो यात्रियों के रूप में या धार्मिक रूप में परिवर्तित होकर आए और हमारे ऐतिहासिक अतीत का एक समृद्ध विवरण छोड़ गए। ठीक है, यानी जब कोई मान लीजिए कोई यहाँ पे यात्री जो बाहर देश से आए हों, ठीक है, मान लीजिए चाइना से आए हैं या फिर यूनान से आए हों, रोम से आए हों, तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने भ्रमण किया भारत का और वे अपना वृत्तांत छोड़ कर गए हैं। यानी भारत के बारे में, उस समय के बारे में, संस्कृति, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के रहन सहन के बारे में जो वृत्तांत लिख कर गए हैं वही हो गए विदेशी वृत्तांत। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि उस ज़माने में क्या संस्कृति थी भारत की, उन लोगों का कैसा रहन सहन था पुराने ज़माने में। ठीक है, तो जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया, जैसे यूनानी राजदूत एक मेगास्थनीज थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो इसमें मौर्य साम्राज्य और प्रशासन के बारे में बहुमूल्य जानकारी बारे में। ठीक है, अब आते हैं साहित्यिक स्त्रोत्र के बारे में। तो साहित्यिक स्त्रोत्र यानी लिटरेरी सोर्सेज यानी जो लिखा हुआ हो। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं धार्मिक स्त्रोत्र। धार्मिक स्त्रोत्र आप जानते होंगे, जो धार्मिक जो पुस्तकें हैं जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो धार्मिक साहित्य है वो प्राचीन भारतीय काल की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर प्रकाश डालता है। उनमें से बहुत सारे स्त्रोत जैसे वेद। ठीक है, तो वेद लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में कुछ प्रार्थनाएं शामिल हैं, यानी ऋग्वेद से ही पता चलता है कि उस समय में लोग क्या प्रार्थनाएं करते होंगे। और भी कई वेद जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनमें अनुष्ठान, जादू और पौराणिक कहानियाँ शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा साहित्यिक स्त्रोत्र। ठीक है, यानी जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, तो लिटरेरी सोर्सेस यानी साहित्यिक स्त्रोत्र में आ जाते हैं हमारे धार्मिक साहित्य और सेक्युलर साहित्य यानी कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ठीक है, तो धार्मिक साहित्य में यानी धार्मिक जो पुस्तकें हो गई है ना, जैसे कि धार्मिक पुस्तकें में आ गए हैं वेद। ठीक है, तो वेदों को लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व का माना जाता है और ऋग्वेद में मुख्य रूप से प्रार्थनाएं शामिल हैं, जबकि बाद के वैदिक ग्रंथों जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में प्रार्थनाएं बल्कि अनुष्ठान, जादू और पौराणिक कहानियाँ शामिल हैं। तो इन सभी को पढ़कर हमें पुराने ज़माने के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती थी। फिर वेद हो गए, ठीक है, और उपनिषद हो गए।
उपनिषद में आत्मा और परमात्मा पर दार्शनिक चर्चाएं हैं। और भी कई हमारा धार्मिक साहित्य जैसे महाभारत और रामायण, ठीक है। और ठीक है, ये तो इन सब को पढ़कर हमें पुराने ज़माने की जो लोग हैं उनके रहन सहन, उनके संस्कृति, उनके तौर तरीके के बारे में पता चल जाता है। अब धर्म निरपेक्ष साहित्य है, ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि देखिए धर्मशास्त्र, जैसे कानून की जो पुस्तकें हैं, ठीक है, वे धर्म निरपेक्ष साहित्य हैं। तो जो कानून की पुस्तकें हैं इनमें क्या रहता है, देखिए ये विभिन्न वर्णों के साथ साथ अधिकारियों के लिए कर्तव्य निर्धारित करते हैं। वे उन नियमों का निर्धारित करते हैं जिनके अनुसार संपत्ति को रखना, बेचना और विरासत में प्राप्त करना है। वे चोरी, हत्या आदि के दोषी व्यक्तियों के लिए दंड भी निर्धारित करते हैं। यानी धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आ गया कानून की जो पुस्तकें हैं, वही तो हमारा कानून बनाते हैं ना, उनमें ही तो कानून निर्धारित होती है, उनमें सज़ा भी निर्धारित की जाती है जो चोरी, हत्या आदि के, ठीक है। तो इन सभी से भी हमें बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये हो गए हमारे धर्मनिरपेक्ष साहित्य, ठीक है। और भी धर्मनिरपेक्ष साहित्य होते हैं जैसे अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसे पढ़कर हमें वहाँ पे अर्थशास्त्र के विषय में बहुत सारी जानकारी मिलेगी आर्थिक तौर पर, है ना। और कालिदास की जो साहित्यिक रचनाएँ हैं, ठीक है, यानी जो पोइट होते थे पुराने ज़माने के, वो भी अपने पोएम के द्वारा लिख कर रखते थे सोर्सेस, जिन्हें पढ़कर हम समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने के लोगों का तौर तरीका क्या था। और चारित्रिक जीवनी, मान लीजिए किसी पोइट का ही तो जीवनी है, ठीक है, तो उसके बारे में, जीवन चरित्र के बारे में पता चला, यानी उनके रहन सहन का बारे में पता चल जाता है। तो ये सब हो गए हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, ठीक है। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी टॉपिक नंबर, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी टॉपिक 3, प्रोटो हिस्ट्री जिसमें कि हमें पढ़ना है हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, फीचर एंड डिक्लाइन के बारे में, ठीक है। तो प्रोटो हिस्ट्री आइए पढ़ लेते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, आइए पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में हम कहते हैं आद्य इतिहास, ठीक है, आद्य इतिहास। तो आद्य इतिहास प्रागैतिहासिक यानी प्राचीन जो इतिहास है, और इतिहास के बीच की अवधि को जो समय है उसे आद्य इतिहास कहा जाता है। यानी जो प्राचीन इतिहास और इतिहास के बीच का समय जो है उसे आद्य इतिहास कहा जाता है, ठीक है, जिसके दौरान एक संस्कृति या संगठन अभी तक विकसित नहीं हुआ है, लेकिन समकालीन साहित्यिक सभ्यता के लिखित अभिलेखों में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। मतलब इसके बारे में तो हमें पूरी तरह ज्ञात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा लिखित प्रमाण है जिसके बारे में हमें पता चलता है इस काल के बारे में, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए समझ लीजिए हड़प्पा जो सभ्यता है, यानी इंदुज वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, तो उनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा ही ज्ञात है, ठीक है। तो ये आ गए आद्य इतिहास में। तो इसमें हमें पढ़ना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कब हुई, इसका पतन कब हुआ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी फैलाव कहाँ कहाँ तक था, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना लगभग 3300 ईसा पूर्व में हुई थी। यह 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच फला फूला, ठीक है। यानी 3300 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी और 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक इसका फला फूला, और 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन शुरू हुआ और 1400 ईसा पूर्व के आसपास ये पूरी तरह से गायब हो गए, ठीक है। खुदाई में निकले पहले शहर हड़प्पा, ठीक है, एक शहर का नाम हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और देखिए पाकिस्तान की मेहरगढ़ में पूर्व हड़प्पा सभ्यता पाई गई है, जिससे कपास की खेती का पहला प्रमाण मिलता है। यानी कपास की खेती का जो पहला प्रमाण है वो हड़प्पा सभ्यता में ही मिलती है। भौगोलिक दृष्टि से इस सभ्यता में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ थे देख लीजिए, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से। ये पश्चिम में सुतकांगेगोर बलूचिस्तान में, सुतकांगेगोर नाम का जगह है जो कि बलूचिस्तान में है, तो वहाँ पे से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर यानी जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। और उत्तर में मांडू से लेकर देमाबाद तक, ठीक है। कुछ सिंध घाटी स्थल अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक भी पाए जाते हैं, यानी यहाँ तक उनका फैलाव था, यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता थी।
देखिए तो भारत में बात करें तो भारत में जो मुख्य देखिए कालीबगंज राजस्थान में जो कि है, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटदा, बनावली, रोपड़, और पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, फिर चन्हूदड़ो, तो ये सब जगह जो थी वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता था। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या हैं, आइए देख लेते हैं। तो फीचर्स यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं देखिए, तो यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं इसकी, वहाँ अन्न भंडारण, पक्की ईंटों से बने 2 मंजिला घर, बंद जल निकासी लाइनें, उत्कृष्ट तूफानी जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली, माप के लिए बाट, खिलौने, बर्तन आदि भी थी। तो इन सभ्यता में क्या क्या पाए जाते थे वो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे अन्न का अच्छा भंडार का प्रक्रिया थी। ठीक है, पक्की ईंटों से बने 2 मंजिला घर भी मिलती थी और बहुत सारे थे खिलौने, बर्तन आदि भी। ठीक है, कृषि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का व्यवसाय था। कपास की खेती करने वाली प्रथम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, भेड़, बकरी, सुअर जैसे जानवर को ये लोग पालतू जानवर बनाते थे और फसलों में ये लोग गेहूँ, जौ, कपास, रागी, खजूर और मटर का खेती करते थे। ठीक है, और इनका व्यापार भी होता था सुमेरियों के साथ। ठीक है, तांबा, कांस्य, टीन और सीसा सहित धातु उत्पादनों का उत्पादन किया गया। सोना और चांदी भी इन लोगों को ज्ञात थे, लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोग नर और मादा देवताओं की पूजा करते थे। एक सील की खुदाई की गई जिसे पशुपति सील नाम दिया गया था। इसमें 3 आंख वाली एक छवि दिखाई देती है। मार्शल इसे भगवान से प्रारंभिक रूप मानते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में मिले अवशेषों से हमें ये ज्ञात होता है कि वे लोग नर और मादा देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, और एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है जिसमें 3 आंख वाली छवि दिखाई देती है और कुछ लोग इसे शिव की प्रारंभिक रूप मानते हैं। ठीक है, तो इस समय के दौरान लाल मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। इनसे हम कह सकते हैं कि ये लोग के पास बर्तन का ज्ञात था, है ना। कलाकृतियाँ बनाने में भी ये सभ्यता उन्नत थी। और देखिए ये लोग मृतकों का निपटान कैसे करते थे, लकड़ी के ताबूतों में दफनाकर करते थे। ठीक है, तो ये सब थी कुछ विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब से शुरू हुआ। ठीक है, तो 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन शुरू हुआ और 1400 ईसा पूर्व के आसपास ये गायब हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए विशेषज्ञों द्वारा कई संभावित कारणों और सिद्धांतों पर चर्चा किया गया है। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण है, उनमें बहुत सारा इनमें कारण दिया गया है। कौन कौन सा देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को पुख्ता तौर पर स्थापित नहीं किया जा सका। यानी इसके पतन का मुख्य कारण क्या है ये अभी तक पता लगाया जा सका नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि सभ्यता का अचानक अंत नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे इसका ह्रास हुआ, यानी पतन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था और लोग पूर्व की ओर चले गए और शहरों को छोड़ दिया। लेखन और व्यापार में गिरावट आ गई। ठीक है, और रॉबर्ट राइक्स जो एक हिस्टोरियन थे उनका सुझाव है कि विवर्तनिक गतिविधियां और बाढ़ के कारण यहाँ की सभ्यता का जो पतन हो गया। ठीक है, और अन्य कारणों में नदियों का सूखना, वनों की कटाई और हरित आवरण का विनाश शामिल है। यह संभव है कि कुछ शहर बाढ़ से नष्ट हो गए हों लेकिन सभी नहीं, यानी ये पतन का कारण अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो ये रही जो आज का हमारा टॉपिक्स था माइनर हिस्ट्री BBMKU का यूनिट 1 के हमारे जो टॉपिक 3 है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराने वाली हूँ। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।